Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Students, today we start class 7th, lesson 1. Lesson name is पर्यावरण. पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं. एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ पर्यावरण. पर्यावरण क्या है इसके बारे में हम जानेंगे. तो पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है. अगर हमारा एनवायरनमेंट नहीं होता तो हमारी लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं होती. ठीक है, तो हमारी लाइफ का जो मूल बेस है वो क्या है? पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है. हमें सांस लेने के लिए जो हवा है वो कहाँ से मिलती है? पर्यावरण से मिलती है. पीने के लिए जो जल है वो भी पर्यावरण में है. खाने के लिए जो भोजन है, रहने के लिए भूमि है प्रदान, ये पर्यावरण की वजह से ही है. अगर पर्यावरण नहीं होता तो ये सारी पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं नहीं होती. तो मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, इस प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में आज हम समझेंगे. तो पर्यावरण क्या है, तो इसके बारे में हम जानने के लिए लेसन को रीड करेंगे. तो इसमें हम स्टार्टिंग में एक स्टोरी के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि जो समर वैकेशन होती हैं, छुट्टियां होती हैं स्टूडेंट्स की, बच्चों की, स्कूल की. तो जब रवि स्कूल जा रहा होता है छुट्टियों के बाद, तो उसने देखा, क्या देखा कि उसके स्कूल के आसपास का जो खेल का मैदान था वहां पर खुदाई हो रही है, उसको खोदा जा रहा है. वही एक मैदान उसमें खेलने के लिए वहां पर था. आसपास दूसरे जो खाली स्थान थे वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी थी, इमारतें बन चुकी थी. तो वो एक ही जगह थी जो खाली थी जहाँ बच्चे खेलते थे. लोगों ने बताया वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी. जैसे शहर में रहने के लिए फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं कई मंजिल तक, तो ऐसे ही वहां पर भी बनाए जाएंगे. जब रवि को समझ में आया कि जो यहाँ की मुलायम घास है उस मैदान की, और वहां जो गेंदे के फूल हैं, वहां उन फूलों पर तितलियों का घूमना है, वो वाला जो विशाल मैदान है, अब क्या वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा? यानी कि उसकी खुदाई चल रही है, वहां पर एक इमारत बन जाएगी बड़ी सी, तो क्या ये मैदान हमारे लिए नहीं रहेगा? तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे. उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई, क्लास में जाकर अपने साथियों को बताई. सुबह की सभा में प्रिंसिपल के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा बहुत उदासी से कहा गया, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है. तो यही वो चीजें हैं जो हमारे पर्यावरण में बदलाव ला रही हैं. यानी कि जो खाली स्थान है वहां पर धीरे धीरे इमारतें बनती जा रही हैं, जो सड़कें हैं वो बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, और इस प्रकार से हमारा जो खाली स्पेस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. तो जिससे हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन सारे विकास की भी ज़रूरत है. इन सारी जो चीज़ें हम बना रहे हैं इनकी भी ज़रूरत है. अब कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, अपने टीचर से पूछा, क्या पूछा कि पर्यावरण है क्या? तो अभी मैंने जो बताया है, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, जिससे हमें हवा मिलती है, जो पीने के लिए पानी मिलता है, खाने के लिए जो खाना है वो सब हमें एनवायरनमेंट की वजह से मिलता है. ठीक है. फिर टीचर ने क्या कहा, जो भी कुछ आप अपने आसपास देख रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है? एनवायरनमेंट है. नेचुरल भी है, मैनमेड यानी आदमी के द्वारा बनाई हुई है, खुद मनुष्य भी एक एनवायरनमेंट का पार्ट है. ठीक है. तो अभी रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल, भवन है, जो हमारी बिल्डिंग है, मेज है, कक्षा की कुर्सियां हैं, यहाँ तक खुला मैदान है, सड़क है, कूड़ा करकट है, ये सब हम क्या, हमारे पर्यावरण का एक अंग है या पार्ट है. हाँ. शिक्षक ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे कि पर्वत हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, प्राणी हैं, तो ये सब सारी चीजें नेचुरल हैं. जबकि अन्य कुछ जो चीजें हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, मानव के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है, जैसे सड़क है, कार है, कपड़े हैं, किताब है. तो यहाँ पर हम अभी आगे नेक्स्ट पेज पर रीड करेंगे कि कितने हमारे पर्यावरण के घटक हैं. तो ये उन्हीं में है कि कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं. ठीक है. अब दो दो इसमें यही एक्टिविटी के लिए कहा गया है कि दो दो छात्रों का ग्रुप मिलकर ये कार्य करेगा, अपने बैठे जो निकट सहपाठी हैं उनके साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं अपने अकॉर्डिंग वो लिस्ट बनाए. ठीक है. अब ये स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं, तो ये इनके नाम दिखाए गए हैं स्टूडेंट्स के. जो रवि है, परमजीत है, जैसी है, मुस्तफा, आशा, ये सभी एक सूची बनाने के लिए बड़े उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं. इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो शिक्षक ने उत्तर दिया कि हम अपनी जरूरतों के कारण होता है. अभी मैंने बताया था कि जो पर्यावरण, सॉरी,
जो हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या की ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, तो इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें बदलाव करना ज़रूरी है। और ये जो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं, जो ज़रूरतें हैं मनुष्य की, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें हम पर्यावरण के घटक। तो ये 3 जो मुख्य घटक हैं वो क्या-क्या हैं पर्यावरण के? फर्स्ट इज़ प्राकृतिक, सेकंड मानव निर्मित, थर्ड इज मानव। तो ये तीन है बेटे। तो इसमें सबसे पहले जैव मंडल। तो जैव मंडल किससे बनता है? जिसमें स्थल मंडल है, वायुमंडल है और जल मंडल है। तो ये तीनों चीजें मेन है हमारे पर्यावरण की, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। जहाँ ये तीनों चीजें मिलकर आपस में एक दूसरे से निर्भर होती हैं, वो हमारा क्या है? जैव मंडल है। तो ये जैव मंडल तभी बनता है जहाँ वायुमंडल है, जलमंडल और स्थल मंडल, वहीं पर ही जो जीव हैं वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये है नेचुरल, जो प्रकृति के द्वारा बनता है, हमें दिया गया है। मानव निर्मित, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिज है, पुल है, सड़क है, उद्योग हैं, टेम्पल हैं, स्कूल की जो बिल्डिंग है, हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, किसके द्वारा बनाई गई हैं? मनुष्य के द्वारा, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। थर्ड इज मानव, यानी मनुष्य खुद ही क्या है? एक पर्यावरण का पार्ट है। तो मनुष्य खुद, उसका परिवार, उसका जो समुदाय, उससे रिलेटेड धर्म, जो शिक्षा है, जो शिक्षक हैं आपके या शिक्षक जो संस्थाएं हैं शिक्षा के लिए, आर्थिक स्थिति, हमारी राजनीतिक स्थिति, ये सब किस में इंक्लूड की जाती है? मानव से रिलेटेड में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं प्राकृतिक जो पर्यावरण उसमें परिवर्तन करते हैं हम अपनी जरूरतों को पूरा करने, कभी कभी तो उसको हम नष्ट ही कर देते हैं। ठीक है, ऊपर के जो वार्तालाप में हमने अभी तक समझा है, तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा, जो हमारे आसपास रहने वाले व्यक्ति हैं, हमारे आसपास का स्थान है, चाहे वो खाली मैदान है, चाहे वो बिल्डिंग्स हैं, या चाहे दूसरी चीजें जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं, या प्रकृति, ठीक है, जिसमें हवा है, पानी है, सारी चीजें हमारा पर्यावरण है। ठीक है, दो प्रकार की चीजें हैं, जीवीय और अजीवीय। जीवीय में सजीव प्राणियों का संसार है, जैसे पेड़ पौधे और जंतु। निर्जीव में पदार्थों का, जैसे जमीन है। ठीक है, तो ये हमारे टू टाइप्स का यहाँ पर पाए जाते हैं, जीव और अजीव। प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जीवित में भी यहाँ है और अजीवन भी है, हमारे पर्यावरण में है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं पर्यावरण जो शब्द है वो किस वर्ड से लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण जो शब्द है वो, उसकी जो उत्पत्ति है वो इंग्लिश का एक वर्ड है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट भी पर्यावरण को हम एनवायरमेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो जो एनवायरमेंट शब्द है वो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। फ्रेंच लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है? एनवायरोनेर, एनवायरोनेर या एनवायरोनेर, इसको थोड़ा सा दो तरीके से लिखा जाता है। ये जिसका अर्थ है पड़ोस, यानी कि हमारे आसपास चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो हमारा पर्यावरण है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। तो जो हमने 3 घटक पढ़े हैं, सबसे पहले उसमें है प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर जो पर्यावरण बनता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण या नेचुरल एनवायरनमेंट। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये तीनों चीजें अभी बताई थी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो ये सारी चीजें आपस में मिलकर क्या बनती हैं? बायोस्फीयर बनते हैं। तो जहाँ पर हमारा स्थलमंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है, उन सब से क्या बनता है? जैव मंडल बनता है, जिसमें जीव पैदा होते हैं। आइए अब इसके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी लेते हैं। पृथ्वी की जो ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी जो परत है, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं। तो आपने आगे आने वाले चैप्टर में हम रीड करेंगे कि पृथ्वी के जो पार्ट है, प्रॉपर्टी, यानी कि 3 पार्ट्स इसके, क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 परत होती है हमारी पृथ्वी की। तो 3 पार्ट परतों में से जो सबसे ऊपर वाली परत है उसको हम प्रॉपर्टी या क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। तो ध्यान दें, जो स्थल मंडल है वो किससे बना होता है? चट्टानों और खनिजों से बना होता है। मिट्टी की पतली परत, यानी कि जो चट्टान और खनिज है, इनके ऊपर एक मिट्टी की पतली सी परत से ढका होता है, जिसमें पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। विषम मीन एक जैसा नहीं होना, कहीं ज़्यादा ऊंचा होना, कहीं ज़्यादा गहरा होना, कहीं समतल होना।
ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो आप सबको ही पता होगा कि हम आपने 6th क्लास में पढ़ा भी होगा, तो जो हमारे 7 कंटिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं और जो महासागर हैं, वो उनकी सतह पर पाई जाती हैं। ठीक है। सथल मंडल, अब हम देखते हैं सथल मंडल क्या है। लिथोस्फीयर जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, जो हमें वन, कृषि और मानव वस्तुओं के बस्ती में जहां पर रहते हैं, सेटलमेंट जिसको हम बोलते हैं, भूमि पशुओं को चरने का जो घास स्थल है वो प्रदान किया जाता है। कहां पर? सथल मंडल के अंदर। जो सथल मंडल है, लैंड एरिया है, वो क्या प्रोवाइड करता है हमारे लिए? वन हमें मिलते हैं सथल मंडल पर, कृषि की जा सकती है, हम मनुष्य के रहने का स्थान है, पशुओं को चराने का स्थान है, तो ये सारे स्थान हमें सथल मंडल में मिलते हैं। खनिज भी मिलते हैं, जो खनिज मिनरल्स हैं वो भी हमें कहाँ मिलते हैं? सथल मंडल में। यह एक मुख्य जो सोर्स है मिनरल्स का, वो हमारा सथल मंडल है, लिथोस्फीयर है। ठीक है। तो यहाँ देखो आप पिक्चर में यहाँ भी दिखाया गया है, तो इसमें देखो ये सथल मंडल है जिसमें हम रह रहे हैं या हम अपनी कृषि करते हैं, और इससे जलमंडल है जो पानी का एरिया है, और वायुमंडल हमारा जो एनवायरनमेंट है। तो ये सभी से मिलकर तीनों चीज जहां उसको हम क्या बोल रहे हैं? जैवमंडल बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे कि आप, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे देखते हैं जलमंडल, यानी कि हाइड्रोस्फीयर जो क्या होता है? जलमंडल, जल के एरिया को, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र और महासागर, यानी इन सभी में क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। नदियों में भी, झीलों में भी, समुद्रों में भी, महासागरों में भी, विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है। तो ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना पानी के तो हम जीवित नहीं रह सकते। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। अब ये एटमोस्फेयर है, वायुमंडल क्या है? एटमोस्फेयर है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल पावर है, जो फोर्स है, चारों ओर से वायुमंडल को घेरे हुए है या थामे रखता है। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो टिका हुआ है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन करता है? वायुमंडल करता है। एटमोस्फेयर हमारी जो हार्मफुल रेज हैं उनसे बचाता है। सूर्य की कुछ हार्मफुल रेज हैं जिससे हमारे जो शरीर है उसको हानि पहुंच सकती है, तो इन सब से कौन बचाता है हमें? वायुमंडल बचाता है। नेक्स्ट पेज पे कई प्रकार की, इसमें कई प्रकार की जो वायुमंडल है इसमें क्या पाया जाता है? कई प्रकार की गैस पाई जाती है, जैसे सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, अदर कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑर्गन है, तो ये बहुत सारी जो गैसें हैं वो पाई जाती हैं। धूल कण पाए जाते हैं। जल वाष्प, यानी कि जल के बॉयल होने पर, गर्म होने पर जो उबलने के बाद क्या बनते हैं? वाष्प बनते हैं, वो भी हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन आता है। तो ये जो मौसम में बदलाव आता है हमारे हर दिन के बाद दूसरे तीसरे दिन जो बदलाव होता रहता है, या महीनों में जो सीजन में चेंज आता है, तो उसको हम जलवायु कह सकते हैं। पादप और जीव जंतु मिलकर, यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर एक जैव मंडल बनाते हैं जिसको हम सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का एक संकीर्ण सा क्षेत्र, यानी कि एक छोटा सा एरिया, थोड़ा सा एरिया जहाँ सथल जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जहां पर लाइफ पॉसिबिलिटी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैव मंडल या बायोस्फीयर। अब हम नेक्स्ट करते हैं पारितंत्र क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आगे हम रीड करेंगे। अब यहाँ पहले इसमें देख लेते हैं पारितंत्र क्या है। वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कार्यों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, यानी कि जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो वो हम जिसमें वो निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण होता है। यानी कि हम एनर्जी, जो पेड़ पौधों की एनर्जी उनका प्रयोग हम करते हैं, हमारी जो एनर्जी है उनका प्रयोग पेड़ पौधे करते हैं। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, हम सांस के द्वारा क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और अंदर क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। इसी तरह से पेड़ पौधे क्या छोड़ रहे हैं? ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, और क्या ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम? पारितंत्र है, यानी कि जिसमें हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं, तो पारितंत्र इसी को कहते हैं। रवि कक्षा के एनसीसी कैंप में जैसी से आश्चर्य से कहा, जैसी ने, कि इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार का मतलब बहुत तेज बारिश होना। मुझे अपना केरल याद आ गया, केरल में कई बार तेज बारिश होती है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कैसे हरे भरे खेतों और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। ठीक है।
तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आते हैं। यानी कि डेजर्ट की बात कर रहा है, जैसलमेर राजस्थान के अंदर की बात कर रहा है कि जहाँ पर राजस्थान के अंदर बड़ा रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान है इंडिया का। और तो वहां पर क्या है, बारिश बहुत कम होती है। और जो केरल का एरिया है वहां पर लगातार वर्षा होती रहती है। तो इस प्रकार हमारे इंडिया के ही दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट की अलग अलग कंडीशन है, वहाँ की जलवायु भी अलग अलग है। तो वहां पर क्या मिलते हैं, राजस्थान के अंदर ऊंट मिलते हैं। ये किसने कहा, रवि ने कहा। तो ये दो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि केरल के अंदर जो हरी भरे बागान है या फिर नारियल के पेड़ हैं, वहां पर बारिश होती रहती है, और जहाँ जैसलमेर है राजस्थान में, वहां पर बारिश नहीं होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जैसे ये पारितंत्र का एग्जाम्पल बताया गया है। पारितंत्र क्या है कि जो जीव जल है, जल के जो जीव हैं वो एक छोटे जो जीव हैं, छोटी मछलियां हैं, वो ये जो पक्षी है जल के रहने वाले, वो उन पर डिपेंड है। और ये जो हरी घास खाने वाले एनिमल्स हैं, ये दिखाए गए कि ये किस पर डिपेंड है, घास पर डिपेंड है। तो ये एक दूसरे पर डिपेंड होना ही क्या है, पारितंत्र कहलाता है। अभी हीरा ने यहाँ कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। हीरा ने क्या कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें वहां पर क्या क्या मिलेंगे, ऊँट के अलावा सांप, छिपकली और दूसरे अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि ने बड़ी हैरानी से कहा या पूछा, हैरान हो गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, लोगों के रहन सहन के तरीके इतने अलग हैं, वो क्यों हैं? क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध हैं? क्या उनका रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, जीवों का, पेड़ पौधों का मनुष्य के साथ, मनुष्य का पेड़ पौधों के साथ, या पशुओं के साथ? तो क्या हम एक दूसरे से रिलेटेड हैं? तो अब शिक्षक कहता है, टीचर कहता है, बिल्कुल हम एक दूसरे के से संबंधित हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। ठीक है, प्राय वे एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है, उसी से पारितंत्र का निर्माण होता है। पारितंत्र का निर्माण सभी जीवधारी एक दूसरे पर डिपेंड होना। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे तालाब, सब एक पारितंत्र का पार्ट है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और मित्र खेलते थे, वो एक पारितंत्र बनाता था? तो ये भी है कि वहां पर जो बच्चे खेलते थे, वो भी एक पारितंत्र बनाता था। ठीक है, साइड में हमें एक वर्ड दे रखा है, क्या है, वस्तु विनिमय पद्धति। क्या है, जब वस्तुओं का फेर बदल करना, अदला बदली करना, यानी वस्तु के बदले में वस्तु का लेना, पैसे के लिए बदले में नहीं, वस्तु के बदले में वस्तु का व्यापार ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बिना पैसे का प्रयोग किए ही हम वस्तुओं को जो लेन देन करते हैं, उसी को कहते हैं वस्तु विनिमय। नेक्स्ट हम करते हैं मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण क्या है, जिसमें हम मनुष्य रहते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, यानी कि जो आसपास हमारा पर्यावरण है, एक दूसरे के साथ हम रिलेटेड हैं, पारस्परिक क्रिया करते रहते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलाव भी करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं। प्रारंभिक जो मनुष्य था, स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था, आसपास की प्रकृति ने उसकी आवश्यकताओं को पूरा हो जाती थी। यानी कि जैसे हम जानते हैं या देखते हैं कि जो आदिम मानव था, सुनने में ये आया है कि वो फॉरेस्ट एरिया में रहता था। तो फॉरेस्ट एरिया में रहेगा तो फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट मिलता था, फॉरेस्ट से जो चीजें मिलती थी, उस चीज से वो सारी जरूरतें पूरा करता था। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। फसल उगाना सीख लिया, पशु पालना सीख लिया, स्थायी जीवन जीना सीख लिया, पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक जो अन्न उपजाया जाने लगा, फसलें उगाई जाने लगी। वस्तु विनिमय पद्धति का, यानी कि स्टार्टिंग में पैसे से वस्तु नहीं खरीदते थे, जो वस्तु एक के पास नहीं होती थी, दूसरा उससे अपनी वस्तु का चेंज कर लेता था। व्यापार शुरू हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति, बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया था, यानी उद्योगों के लगने से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा। ठीक है, परिवहन तेज गति से शुरू हुआ। सूचना क्रांति ने पूरे विश्व में संचार को और ज्यादा बढ़ा दिया और तेज गति से संचार का प्रयोग हो। जैसे कि अब आप सब देख रहे हैं, आज इंटरनेट का के द्वारा ये हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सूचनाओं पूरे वर्ल्ड के अंदर भेज सकते हैं। तो ये क्या है, क्रांति है, बड़ी तेजी से संसार में बदलाव आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आज गर्मी में जो गर्मी है, रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो हमें अच्छी लगती हैं। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन भी होना जरूरी है। अगर हम मानवीय पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण में छेड़छाड़ करेंगे, तो उससे हमारी प्रकृति, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, उसमें भी फेरबदल होगा।
मानव को पर्यावरण के साथ अच्छी तरह से समरसता का मतलब है हमने अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए या आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, उनका उपयोग सीख लेना चाहिए। नेक्स्ट है रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है जो मिजोरम स्टेट है नूरी, वह अक्सर उनके अपना जो स्टेट है उसकी हरियाली की बात करती है। खेल के मैदान के नष्ट होने का कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली जो छुट्टियां हैं उसमें मिजोरम आने को कहा। रवि ने शिक्षक की सभी बच्चों से कहा, रवि के शिक्षक टीचर ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वो जिन स्थानों पर भी जाएंगे वहाँ के जो भूदृश्य हैं यानी कि वहाँ की जो जमीन रहने की जमीन है या वहाँ के पेड़ पौधे उसको देखेंगे, घरों को लोगों के क्रियाकलाप को देखेंगे तो उनके चित्र बनाकर लाएं। इससे क्या होगा कि वहाँ के लोगों की जानकारी उनको ज़्यादा मिल सकेगी। ठीक है, और ये एक यहाँ रह गया था हमारा जो 5 जून है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पर्यावरण का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो 5 जून को मनाया जाता है। ये है आपका फर्स्ट लेसन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को समझना है। ओके, थैंक यू।